आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जब हम सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हम ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे होते हैं, और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन किस तरीके से होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और उसके साथ साथ जो कि हमें पता है कि जब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की तो वहाँ पे हमारा जो वाइटल ऑर्गन है वो हार्ट है। तो हम हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में भी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि हार्ट कौन कौन से पार्ट्स पे मुश्तमिल है और हार्ट किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम ब्लड सर्कुलेशन यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सर्कुलेशन क्या चीज़ है? सर्कुलेशन द मूवमेंट ऑफ समथिंग इन ए सर्किट, यानी किसी भी सर्किट के अंदर जब कोई चीज़ मूव कर रहा हो, जब उसकी मूवमेंट हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। अब सर्किट क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल अगर हम मूवमेंट की बात करें इन ए सर्किट, ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से किसी भी चीज़ ने मूवमेंट शुरू की और वो मूवमेंट उसकी होते हुए वहाँ पे आकर जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे आकर वो कंप्लीट हो जाए तो इसको हम कहते हैं सर्किट। अब ज़रूरी नहीं है कि ये मूवमेंट सर्कल के अंदर हो, यानी इस तरीके की मूवमेंट हो। ये मूवमेंट जैग मूवमेंट भी हो सकती है, ये इरेगुलर मूवमेंट भी हो सकती है, मगर ये मूवमेंट जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर दोबारा से कंप्लीट हो जाए तो इसको हम कहते हैं सर्कुलर मूवमेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास एक नेटवर्क है। नेटवर्क किस चीज़ का? जो कि मुश्तमिल है हमारे पास हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स। इन तीन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीन चीज़ों की मौजूदगी में हमारा ब्लड सर्कुलेट कैसे कर रहा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बेहतर समझ आएगा। हमारे पास अगर हम पानी की मशीन की बात करें तो हमने टैंकी में पानी चढ़ाना है। अब उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? नंबर फर्स्ट, मशीन की ज़रूरत है जो कि पानी को पंप करे, पुश करे और उसको टैंकी तक पहुंचाए। अब हार्ट का काम सेम टू सेम एज अ पानी की मशीन की तरह अगर आप उसको लें तो आप बेहतर जान सकेंगे। जैसे मशीन का काम है पानी को पुश करना आगे की तरफ, वो पुशिंग मोमेंट जो है वो मशीन प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से ब्लड को आगे बॉडी की तरफ पुश करने का काम हार्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास है चैनल, यानी कौन सा एक पाथवे चाहिए जिसके अंदर जब मशीन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पानी को जब पुश कर रहे हैं तो वो पाइप्स के अंदर से जाते हुए आपके टैंकी या आपके नलकों तक पहुंच रहा होता है। इस तरीके से हमारे पास जो पाइप की रिप्लेसमेंट में जब हम बात कर रहे हैं पाइप्स की, तो हमारे पास मौजूद है वेसल्स, जो हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास है कि आपने किस चीज़ को पुश करना है, तो वहाँ पे हमारे पास पानी है और यहाँ पे हमारे पास ब्लड है। तो ये तीन चीज़ें हैं। हार्ट जो कि एक पुशिंग पंपिंग ऑर्गन है जो पंप कर रहा होता है ब्लड को। सेकंड हमारे पास ब्लड है जो कि जिसकी मूवमेंट होती है। और थर्ड हमारे पास है ब्लड वेसल्स, यानी एक पाथवे है, एक रास्ता है जिसके अंदर ही हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक पूरा नेटवर्क है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एक पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलकर कंबाइनली जो काम कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक हमारे पास होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है हार्ट। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये है कि हार्ट ने पंप करने के बाद जब ब्लड वेसल्स के अंदर आता है तो यहाँ पे आने के बाद ये वेसल से बाहर निकलता है। यहाँ से ब्लड आया और ये ब्लड यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो ऑर्गन है हमारे पास XYZ जो भी है, वो यहाँ से जो भी इनको खुराक चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चीज़ें, वो ब्लड ओपन हुआ, अपने वेसल से बाहर आया। यहाँ पे इस ऑर्गन ने वो अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल किए। यहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या बाकी चीज़ें हैं, वो बाकी यहाँ से दोबारा इसी वेसल्स के ज़रिए से हार्ट में आता है और ये एक सर्कुलेशन चल रही होती है।
तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन होता है वेसल्स का, यानी वेसल्स से ब्लड बाहर निकल रहा होता है और तब जाकर उसके जो भी एक्सचेंज होती है वो होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा वेसल्स के ज़रिए से हार्ट में जा रहा होता है। ये मोस्टली हमारे पास जो कॉकरोचेस वगैरह है उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से ही सारा प्रोसेस चल रहा होता है। सेकंड हमारे पास है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से सर्कुलेशन होती है। अब हम बात कर रहे हैं, लास्ट सेशन में हमने डाइजेशन की बात की थी। डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम जब भी कोई फूड लेते हैं वो मुख्तलिफ फूड प्रोसेसिंग से होते हुए हमारे जो जीए सिस्टम है वहाँ पे जाके स्टमक में कुछ एंजाइम्स और कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस वगैरह उसके साथ मिलकर उसका ब्रेक डाउन होता है और फिर एंड पे जाकर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे टिश्यूज़ के अंदर जाता है, जो कि उनका टिश्यूज़ को जो नरिशमेंट की ज़रूरत होती है वो टिश्यूज़ में जाता है और वहाँ पे जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उस मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा होता है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यूरिया और बिलिरुबिन पिगमेंट्स मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं, तो वो मुख्तलिफ आर्गन्स के ज़रिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। जैसे यूरिया है तो वो किडनी एक्सक्रीट आउट करता है, बिलिरुबिन पिगमेंट्स है तो वो लीवर में जाकर वहाँ से फिर जीआई ट्रैक्ट के ज़रिए से स्टूल के ज़रिए से एक्सक्रीट होता है। अब हम जब क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे जो सर्कुलेशन होती है वो वेसल्स के अंदर ही सर्कुलेशन होती है और वहाँ पे ओपन यानी वो ब्लड अपने इस पाथवे को इस वेसल से बाहर नहीं निकल रही होती है, मगर उसी वेसल्स के अंदर ही हमारी पूरी सर्कुलेशन हो रही होती है। अब जब वेसल्स के अंदर सर्कुलेशन है तो हमारे वेसल्स जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारे सेल्स हैं, वहाँ तक वो न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कैपिलरी, यानी हमारे पास जब वेसल्स की जब हम बात करते हैं तो वेसल्स के अंदर हमारे पास फिर आर्टरीज और वेन्स और उसके बाद कैपिलरीज, जो कि कैपिलरी लेवल पर हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो टिश्यूज़ को मिल रहा होता है। अब ये हमारे पास है एक कैपिलरी का स्ट्रक्चर, इसके अंदर ब्लड मूवमेंट है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है जो इसके अंदर मूव कर रहा होता है। यहाँ पे ये बाहर नहीं निकल सकते, मगर जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है या ये हमारे पास ये ऑक्सीजन है, अब इनकी मूवमेंट कैसे होती है। ये जो हमारे पास कैपिलरी के वाल्स हैं इसमें यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जब हमारे वेसल्स के अंदर, जब हमारे कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड की मूवमेंट की वजह से प्रेशर पड़ता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, उस प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो स्मॉल इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारे पास ग्लूकोज है या हमारे पास ऑक्सीजन है या और बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उस फोर्स की वजह से यहाँ से लीक आउट हो जाते हैं। ये यहाँ पे लीक आउट हो जाते हैं। लीक आउट होने की वजह से यहाँ पे ये जो हमारे पास सेल्स, यानी टिश्यू सेल्स और कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है इस प्लेस में। ये हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि हमारे पास बॉडी में तकरीबन 11 लीटर तक इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और हमारे पास 5 to 6 लीटर ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद होता है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए ये हमारे पास टिश्यू सेल्स में आते हैं। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया या बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही होती है वो वापस आकर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती है और यहाँ से ये इसमें हमारे पास टिश्यू सेल्स में जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास जब मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो रहा है। तो ये हमारे पास एक पूरा मैकेनिज्म है कि जिस तरीके से हमारे ब्लड स्ट्रीम से चीज़ें निकल रही होती है और वो हमारे मुख्तलिफ बॉडी सेल्स में जाती है और वहाँ से जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो यूरिया है या बाकी चीज़ें हैं, वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में कैसे शामिल होती है। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू आपको उस चीज़ के ऊपर दी है।